हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हो तो लेकर आ चुके विज्ञान का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम करा दें, आप लोग ऑब्जेक्टिव जाकर चैनल पर देख सकते हो। ये फाइनल एग्जाम का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आपका होने वाला है कक्षा 9 का विज्ञान का। ठीक है, आपका विषय कोड 112 रहने वाला है, साइंस का यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी को ये प्रश्न पत्र को स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ तक हम आपका आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम आपका आंसर करा देंगे ताकि आपका एग्जाम हॉल में देरी ना हो। ठीक है, लेट ना हो थोड़ा भी, आप लोग बेझिझक आंसर लिख सकते हो। ठीक है, देखिए असंतुलित विलयन क्या है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन दिया, असंतुलित जो विलयन है वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना, जिस विलयन में और नमक घुल जाता है, ठीक है, उसे असंतुलित विलयन कहते हैं। यानी कि कोई घोल है, ठीक है, मान लीजिए कि जूस का घोल है और उसमें नमक मिला देंगे तो उसका जो टेस्ट है वो अलग हो जाएगा, यानी कि असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, उसका पीएच मान बदल जाएगा, तो वही असंतुलित हो जाएगा। तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का ना आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका ऊतक कुल 3 भागों में बना होता है, यानी कि इसके 3 प्रकार होते हैं। सिंपल बोले तो तंत्रिका है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क यानी कि दिमाग आपका। ठीक है, केवल लड़कों के लिए, क्योंकि लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। चलिए आगे, तंत्रिका ऊतक का प्राथमिक कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और आवेग के रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक भेजना है, केवल लड़कों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ तक 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर है, जड़त्व का नियम लिखे। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर है आपका आंसर, न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जाड़े का नियम आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जाड़े का नियम है। इसके बाद इसके अनुसार कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल गति रेखा में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु रखा है, मान लीजिए कोई गिलास रखा है, ठीक है, तो वो निर्जीव है या सजीव उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर वो गिलास रखा है तो रखा ही रह जाएगा, जिस पर आप बल नहीं लगाओगे। अगर उस पर बल लगाओगे तो वो इधर लुढ़क जाएगा, उधर लुढ़क जाएगा। और देखिए यहाँ तक हो गया इसका सरल स्थिर अवस्था। अब बात करें सरल अवस्था का, तो मान लीजिए कोई गाड़ी है 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो जब पर उस पर एक्सीलेटर नहीं लगाएंगे तब से वो आगे मतलब उसका स्पीड नहीं पकड़ेगा। और यहाँ पर क्या बोलेगा कि जड़त्व का नियम में इसके अनुसार जब वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय अवस्था में गति में रहती है, यानी कि पहले से गति में भी रहती है। मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है तो उस पर और बल लगाएंगे, आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं तो आप पर और बल लगेगा तभी ना आप और तेज दौड़ोगे। तो वही है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, आधारी राशियाँ क्या हैं। तो देखिए आधारी राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जो स्वतंत्र होती है। ठीक है, और जिसमें अन्य भौतिक राशियों का व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त की जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, जिसको कैंडेला भी कहा जाता है। चलिए यहाँ तक 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख कर छाप लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 5 नंबर, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करना। तो देखिए चाल वस्तु की चाल, उसके द्वारा प्रति इकाई इकाई समय में चली गई दूरी, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड वेग, ठीक है, द्वारा वस्तु पर दी गई दिशा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी का वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो चाल वस्तु की चाल, उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी होती है। ठीक है, जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति इनवर्स भी ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो इसका। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही दिया रहता है कहीं कहीं। चलिए आगे पास्कल का नियम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हर हमेशा आता रहता है। देखिए पास्कल के नियम के अनुसार किसी बंद द्रव पर डाला गया दाब हर दिशा में समान रूप से विपरीत होता है। यह हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक लिफ्ट में प्रयुक्त होता है। मान लीजिए कि कोई एक डिब्बा है, ठीक है, कोई एक डिब्बा मान लीजिए क्रीम भरा है, ठीक है, और ऊपर ना प्लास्टिक का लेयर लगा है, तो अगर आप उस पर अंगुली दबाओगे तो ये चारों तरफ बल लगेगा, ना कि एक जगह लगेगा। ठीक है, चारों जगह बल लगेगा, यही पास्कल का नियम है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक डिब्बा है या फिर बंद कुछ भी द्रव है उस पर बल लगाएंगे तो चारों दिशा में बल लगेगा, ना कि एक जगह बल लगेगा।
चलिए आगे, क्या एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है? तो देखिए हाँ, क्योंकि एक दिशा में निरंतर बदलती रहती है जिसमें वेग के में परिवर्तन होता है और त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, यही 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए संवेग की परिभाषा, तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल होता है। ठीक है, इसे पी बराबर एम भी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए पी बराबर एम भी से व्यक्त किया जाता है, यही जो है संवेग की परिभाषा है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इनके संचरण के लिए जैसे माध्यम ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। ठीक है, यही ध्वनि तरंग है। यानी कि जो ध्वनि होता है ना, वो मान लीजिएगा पानी में से भी पार हो जाएगा, पानी में भी आता है, ठोस वस्तु में से आता है, लोहा अगर पटकेंगे तो उसमें से आता है, और गैस मान लीजिए कि आप जो भी आप सांस ले रहे हो वायु, तो वह वायु गैस ही ना है, तो उसमें आ रही है ना, इसीलिए सभी हो जाएगा। अगर देखिए गैस के दाब से क्या समझते हैं? तो किसी बंद पात्र में दीवारों पर गैस के अणुओं द्वारा डाले गए बल को गैस का दाब कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा इसको। 11 में किसी द्रव को गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं? तो देखिए किसी द्रव की उसके तापमान में बदलती हुई आवश्यक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जो भी मतलब कोई भी वस्तु होगा उस पर जो ऊष्मा होगी ना, उसी को गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। यानी कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, यानी कि गलनांक टेम्परेचर होगा, उसी को बोलेंगे। चलिए आगे, जीन के अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह माता पिता के संतानों को अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए जीन को अनुवांशिकी इकाई कहते हैं। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ऑक्सीजन तत्व है कैसे? तो देखिए ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन के तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखा गया है, ऑक्सीजन एक तत्व है क्योंकि अब तक ऑक्सीजन में किसी भी अन्य तत्व की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जब ऑक्सीजन शुद्ध अभिक्रिया में शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई की जाती है तो सिर्फ जल बनता है। ठीक है, इन्हीं कारण से ऑक्सीजन शुद्ध है, यानी कि ऑक्सीजन में किसी भी तत्व का मिलावट नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन है। ठीक है, और शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध हाइड्रोजन को मिलाएंगे ना, तो आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, H2O बनेगा। और इसको आपको न क्या कर देना है ना, यहाँ पर संतृप्त कर देना है, यानी कि यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? तो देखिए परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों को धन आवेशित प्रोटॉनों को संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, और ये बता दीजिए कि इसको आपको अच्छे तरीके से फिट कर देना है, तभी परमाणु ये संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, उसको संतुलित करना आवश्यक होता है, तभी जाकर जल बनेगा, नहीं तो संतुलित नहीं करेंगे तो जल नहीं बनेगा। चलिए अब आगे त्रिगुतरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए। तो न्यूटन के द्वितीय नियम में बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में संबंध। तो देखिए न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, ठीक है, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर समानुपाती होता है। अतः यह न्यूटन के दूसरे नियम से स्पष्ट करता है कि बल दूसरे और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है? तो जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, चूँकि जी का मान कणों की प्रकृति और उनके द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में सभी कणों के लिए एक ही होता है, इसके सर्वाधिक गुणनफल करता है, यानी कि पूरा ब्रह्मांड भर में जी का मान एक ही होता है। ठीक है, जो वस्तु पर लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। तो जाइलम पौधे में संवहनी उत्तक है जो पूरे पौधे में पानी और घुले हुए खनिज का परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी कि जो फ्लोएम होता है ना, वो पेड़ों को नीचे से लेकर ऊपर तक ये पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, ठीक है, और पेड़ों में जो वो नीचे से लेकर ऊपर जाता है वो जाइलम होता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक उसे फ्लोएम कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यह फ्लोएम के साथ संवहनी वंडलों के साथ उपस्थित होता है, एक अन्य पोत और शर्करा के साथ पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ठीक है, यही जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। बात करें 4 नंबर का समस्थानिक के बारे में, तो समस्थानिक के बारे में यहाँ पर दिया गया, आप लोग इसको ना लिख लीजिएगा, पढ़कर एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है, समस्थानिक, यदि किसी तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तथा द्रव्यमानों की संख्या भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक, तो यदि किसी तत्वों में परमाणुओं की संख्या भिन्न और द्रव्यमान की संख्या संभारिक हो तो इसे संभारिक कहते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन है विसरण और परासरण के बारे में। तो विसरण किसी तरह के पदार्थ एक जगह है दूसरी जगह पर गति करना, वहीं परासरण एक विशेष तरह के विसरण है। ठीक है, अर्ध परागम में झिल्ली के जरिए होता है। यहीं इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर विसरण के बारे में लिखा गया, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल को मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।